ERAS, इरास से क्या बन? रिहेबिलिटेशन, अर्ली रिकवरी, एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी, एनहांस्ड रिकवरी प्रोग्राम आफ्टर सर्जरी। अच्छा, पूरा प्रोग्राम ही बनाता है इन्हें। अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी, ठीक है। अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी का क्या बेनिफिट है? पेशेंट मोबिलाइज जल्दी हो जाएगा, मोबिलाइज जल्दी हो जाता है, और न्यूट्रिशनल स्टेटस जल्दी इंप्रूव करना है, डाइट, बैक टू वर्क जल्दी चला जाता है, और हॉस्पिटल का स्टे कम हो जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस, जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है उसके चांसेस कम हो जाते हैं। और क्या फायदा होता है? चलो एनु दिखा कहने दो, यही बोली जा रही है। हाँ बोलो, और क्या काम होता है? हॉस्पिटल का बर्डन कम हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है, और पेन फ्री होता है पेशेंट जल्दी, और सारी अपने कामों पे जल्दी वापस चला जाएगा। और नहीं, कुछ और भी बताएं ना, ये काफी है इतना। कॉम्प्लिकेशंस भी कम हो जाती हैं ऐसे पेशेंट में जो अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी होती है। हाँ जी बताओ जी। दिस इज एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी। एनहांस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी या अर्ली रिकवरी आफ्टर सर्जरी, क्या क्या होता है? 3 पार्ट्स। 3 पार्ट, जिसमें कोमॉर्बिडिटीज बहुत ज्यादा हो, तो ऐसे मरीज में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? उसमें इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, इलाज को फॉलो नहीं कर सकते। ऐसा पेशेंट जिसमें मोटिवेशन कम हो, ऐसा पेशेंट जिसमें प्रोलॉन्ग सर्जरी हो, ऐसा पेशेंट जिनमें साथ एसोसिएटेड और प्रॉब्लम हो, तो ऐसे पेशेंट को इरास पे लेके जाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अगला सवाल है कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द इरास। जी अब आप बताइए, प्री ऑप पार्ट्स कौन कौन से? प्री ऑप में ये है कि सबसे पहले पेशेंट को ऑप्टिमाइज करते हैं हम। उसमें प्री ऑप में हम पेशेंट की चेस्ट को देखते हैं, पेशेंट का HB का लेवल देखते हैं, और पेशेंट का अगर कोई कोमॉर्बिड है उसको प्रॉपर कंट्रोल होना जरूरी है। एनपीओ कितना करते हैं ऐसे मरीजों को? एनपीओ इसमें जो होता है मिनिमम एनपीओ करते हैं, मतलब और क्या देते हैं उससे पहले? और उससे पहले ग्लूकोज का लोडिंग डोज दे देते हैं कार्बोहाइड्रेट की, और मिनिमल हम जो है वो पेशेंट को क्या करते हैं? एनपीओ मिनिमल करते हैं जी। और पर ऑप में क्या क्या? पर ऑप में ये होता है कि कोशिश करते हैं कि मिनिमम एनेस्थीसिया हो, अगर ये देना है तो मिनिमम देना है। अगर एनेस्थीसिया जो है वो बहुत कोशिश करें कि लंबे एनेस्थीसिया को अवॉइड करें, और लेकिन अगर रीजनल में हो सकता है, स्पाइनल में, एपिड्यूरल, रीजनल स्पाइनल, बाद ऑपरेशन ऐसे हैं कि जो आप ब्लॉक्स जो है ना बड़े इंपॉर्टेंट आजकल, ब्लॉक्स के साथ करवा सकते हैं। ठीक है, और इंट्रॉप जो फ्लूइड दे रहे होते हैं वो मिनिमल अकॉर्डिंग टू, मतलब रैशनल दें, ज्यादा फ्लूइड देने से बहुत ज्यादा फ्लूइड नहीं देना, और जो सर्जिकल टेक्निक है वो अच्छी होनी चाहिए। हाँ, साउंड सर्जिकल टेक्निक, और मिनिमम ब्लड लॉस होना चाहिए, और अगर गट को हैंडल कर रहे हैं तो उसमें जेंटल हैंडलिंग होनी चाहिए। ठीक है, एनजी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? एनजी आइडियली अवॉइड द एनजी ट्यूब, लेकिन अगर जरूरत है तो फिर डालते हैं, जरूरत है तो डालते हैं, वरना आइडियली अवॉइड द एनजी ट्यूब। और पोस्ट ऑप क्या है? पोस्ट ऑप में एनजी फोलीज जो है वो मिनिमम 24 आवर्स के बाद निकाल, 24 घंटे से तक आप ये चीजें ड्रेन्स को कोशिश करें, पेशेंट को ड्रेन फ्री करें, और एनजी फोलीज निकाल दें, और पेशेंट को 6 घंटे बाद मोबिलाइज कर दें, एक्टिवली मोबिलाइज करवाएं, चेस्ट फिजियोथेरेपी करवाएं। और इसके अलावा इनके पेन किलर के लिए जो है इनको ओपियाइड देते हैं पहले 24 के अंदर, गुड पेन किलर, ताकि वो मोबिलाइज हो सके। उसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली? पेन मैनेजमेंट में क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा ओपियाइड शुरू में देते हैं, जो उसकी शुरू में वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। अगर 2 चीजें हैं, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है, दूसरा जो पेन स्पेशलिस्ट है वो ये कहते हैं कि अगर 12 घंटे तक आप अच्छा पेन कंट्रोल दे दें तो उसके बाद पेन की जो कंट्रोल की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बाज दफा हमने हाई डोज में दे दिया लेकिन उसको टेपर करना भूल गए या उसे स्टॉप करना भूल गए, तो बाज दफा पेशेंट के लिए ये प्रॉब्लम भी हो सकती है जी। और चेस्ट फिजियोथेरेपी करवानी है। चेस्ट फिजियोथेरेपी ओरल कब स्टार्ट करते हैं? ओरल अगर एनास्टोमोसिस नहीं किया हुआ तो 6 आवर्स बाद। अगर एनास्टोमोसिस कोई ऐसा एनास्टोमोसिस जगह का नहीं है, फर्ज किया कि अगर स्मॉल गट का एनास्टोमोसिस है तो इवन आप जल्दी भी स्टार्ट करवा सकते हैं, और लेकिन क्रिटिकल एनास्टोमोसिस ना हो, इन्फेक्टेड एरिया में एनास्टोमोसिस ना हो, या ऐसा एनास्टोमोसिस ना हो कि जो आप करते हुए टेक्निकली को प्रॉब्लम हुई हो, तो ऐसे पेशेंट में आप अर्ली सिप्स अलाउ कर सकते हैं। सिप्स भी अलाउ करते हैं, ओरल भी अलाउ करते हैं। ठीक है, जल्दी ओरल अलाउ करने का फायदा और क्या होता है? गट को क्या फायदा होता है? गट का जो बेसिकली वो शेडिंग ऑफ हो रही होती है, शेडिंग ऑफ या जो एट्रोफी हो रही होती है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, एंड देयर आर लेस लाइकली दैट द पेशेंट विल गो इनटू सेप्टिसिमिया एंड सेप्सिस। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपका।